नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे और इसी सीरीज में हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं अपने। और उन 2 लेक्चर्स में हमने देखा कि किस प्रकार से संविधान सभा की मांग उठी और संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर। उसमें ये भी देखा था कि किस प्रकार से जो संविधान सभा थी उसकी कार्यप्रणाली रही है, और संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बाद में आज हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली को औपचारिक रूप देने के लिए किन किन समितियों का गठन किया गया, उन समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार हमारी कौन कौन सी समितियां थीं वो। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या रहेगा हमारा, संविधान सभा की समितियां और किस प्रकार से संविधान प्रवर्तन में आया और लागू हुआ। देखिए, संविधान सभा की जो समितियां हैं इनको पढ़ने का उद्देश्य ये है क्योंकि इन समितियों ने क्या किया था, पूरे संविधान को एक औपचारिक रूप दिया था। यानी कि जो जो कार्य संविधान के अंतर्गत किए जाने थे उन कार्यों के लिए विशेष समिति का गठन किया गया, विशेष व्यक्ति को उसका एक अध्यक्ष बनाया गया। तो इन समितियों से एग्जाम्स में पहले कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो देखिए, इन समितियों की एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारी पहली समिति है वो समिति का नाम है आपका संघ शक्ति समिति। क्या नाम है? संघ शक्ति समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे आपके वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरी जो कमेटी है अपनी वो है आपकी संघ संविधान समिति। कौन सी है? संघ संविधान समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरी है आपकी राज्यों के लिए विशेष समिति। और इसके अध्यक्ष भी बनाए गए आपके जवाहरलाल नेहरू। और जो अगली हमारी कमेटी है वो है आपकी प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति बनी थी। कि अर्थात संविधान का जो ड्राफ्ट संविधान सभा में पेश किया जाएगा उस ड्राफ्ट की जांच के लिए या प्रारूप के लिए एक समिति बनाई गई। और उस समिति का जो नाम है वो क्या है कि प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष बने वो भी कौन बनाए गए आपके? जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। ठीक है, तो ये 4 कमेटियों के अध्यक्ष कौन रहे आपके? जवाहर भाई रहे। इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। और ये इतने रोमांटिक किस्म के इंसान थे कि अपने कोट की जेब में क्या रखते थे? गुलाब का फूल रखते थे। और जिसकी वजह से लेडी माउंटबेटन के ये बहुत ही प्रिय बन गए थे। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन भी इनके एक बहुत अच्छे मित्र थे। ठीक है, थोड़े से बहुत अलग मिजाज के इंसान थे ये। अगली जो हमारी कमेटी आ रही है वो आ रही है प्रांतीय संविधान समिति। देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है आपके? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन प्रांतों के संविधान के लिए भी क्या बनाई गई? एक समिति बनाई गई कि उनको क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी, कौन कौन से विषय प्रांतों को दिए जाएंगे। इसके ऊपर एक कमेटी बनी जिसे हम प्रांतीय संविधान समिति के नाम से जानते हैं। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार इनकी उपाधि है जो बारदोली सत्याग्रह के दौरान इनको मिली थी। कई किताबों में बोलते हैं कि गांधी जी ने दी थी, लेकिन महिलाओं ने इनको ये उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है आपकी इसमें वो आती है कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष भी कौन बनाए गए आपके? पटेल साहब बनाए गए। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। और इसके अध्यक्ष भी कौन बने? पटेल बनाए गए। देखिए, ये कमेटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समिति के अंतर्गत 2 उप समितियों का गठन किया गया था।
जिन पर मूल अधिकारों पर चर्चा करने के लिए अलग समिति बनी थी और अल्पसंख्यकों के लिए अलग समिति बनी थी। इसलिए ये कमेटियां क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए इसको दो भागों में बांट दिया गया, क्योंकि एक समिति हो गई। अब इस समिति के अंतर्गत दो उप समितियां बना दी आपकी। वो कौन कौन सी थी? एक तो थी मूल अधिकार उप समिति। कौन सी हो गई? मूल अधिकार उप समिति। और दूसरी बनी दोस्तों आपकी अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक है, तो देखिए ये दोनों कमेटियां उप समिति हैं, ये किसके अंतर्गत बनाई गई? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के। कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक जो उप समिति हैं, ये दोनों समितियों के जो अध्यक्ष होंगे वो अपने अपने कार्यों की रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? पटेल साहब को सौंपेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए आपके जेबी कृपलानी। किसके बनाए गए? मूल अधिकार उप समिति। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए आपके एच.सी. मुखर्जी। कौन बनाए गए? एच.सी. मुखर्जी। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। अगली जो कमेटी आ रही है वो है आपकी प्रक्रिया नियम समिति। कौन सी है? प्रक्रिया नियम समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली है संचालन समिति। और संचालन समिति के भी आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगली समिति हमारी आ रही है ये भी इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसके ऊपर कई बार विवाद भी रहा है और आगे भी शायद हो सकता है, क्योंकि कई पुस्तकों में इसके अध्यक्ष का नाम अलग बता रखा है, लेकिन यूपीएससी ने फिर इसको बाद में डिफाइन किया। तो इसको बोला जाता है आपका तदर्थ झंडा समिति। तो आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। जो झंडा समिति है, कई किताबों में इसके अध्यक्ष के रूप में जेबी कृपलानी साहब का नाम मिलता है, लेकिन इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी नहीं थे, बल्कि कौन थे? राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज समिति, या बोल सकते हैं कि ध्वज समिति, झंडा समिति, फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगली जो कमेटी आ रही है आपकी वो आ रही है कार्य संचालन समिति। कौन सी आती है? कार्य संचालन समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। ठीक है, ये कमेटियां आपकी यहां तक हो गई। अब इन कमेटियों में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है आपकी, जिसने पूरे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, प्रारूप तैयार किया, वो कौन सी कमेटी है उसको एक बार देख लीजिए। मैं उसको विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका नाम है प्रारूप समिति। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अन्य नाम और भी हैं। देखिए इसको हिंदी में पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। और इंग्लिश में इसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या नाम है? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ये याद रहेगा। तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका काम क्या था? इसका काम था कि संविधान का प्रारूप तैयार करना या मसौदा तैयार करना। इसको हम मसौदा समिति भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई नाम हो जाएंगे इसके, इसीलिए यहाँ कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि बच्चे रटके जाते हैं प्रारूप समिति और पूछ लिया जाए कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नाम तो एक ही पड़ा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जा रहा है, और दूसरा अन्य जो नाम है इसका वो क्या हो जाएगा? मसौदा समिति। तो देखिए ये जो कमेटी थी, इसका जो कार्य था ये था कि संविधान का प्रारूप तैयार जो समिति करेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी कहलाएगी। या संविधान का मसौदा जिस समिति ने कंप्लीट किया या तैयार किया उसको क्या कहा जाता है? मसौदा समिति कहा जाता है। तो इसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। क्या काम था? संविधान का प्रारूप तैयार करना।
ठीक है, तो अभी के लिए हम यहीं थोड़ी देर स्टॉप हो जाते हैं। अभी इसके बारे में और भी देखेंगे कि इस समिति का गठन कब हुआ, इसके कार्य देख लिए और इसके सदस्य कौन कौन थे और यहाँ से किस प्रकार के सवाल पहले पूछे गए हैं और आगे किस तरीके के सवाल आने की संभावना रहती है। तो ठीक है, आपको कुछ नहीं करना इन समितियों में, बस इतना सा याद रखना है कि इनके अध्यक्ष कौन थे। बस क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, या ये पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कमेटी है जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं रहे या जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, नाम दे दिया जाएगा। फिर नीचे ऑप्शन में आपको कमेटी दे दी जाएगी, या ये पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित समिति में से कौन सी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, या प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, या झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है। इस तरीके के सवाल यहाँ से पूछे गए हैं वनडे एग्जाम्स में। आगे देखते हैं, अपन किसकी चर्चा कर रहे थे, प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति के बारे में एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूं, चलिए ठीक है। देखो, आप स्टूडेंट हो और विद्यार्थी धर्म ये कहता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने हथियार साथ में रखने चाहिए, एक पेन और एक कॉपी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगें वो आप उनको नोट करते जाइए। हो सकता है कि टीचर वो बोर्ड पर न लिख पाए, मुंह से बोल दे, उन चीज़ों को भी नोट करिए। अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कई विद्यार्थी तो सिर्फ तैयारी करते हैं, लेकिन कई विद्यार्थी जो हैं वो क्या करते हैं कि वो तैयारी ही नहीं करते, वो सिलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं। तो डिपेंड ये आपके ऊपर करता है कि आप तैयारी कर रहे हैं या सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रीट वाले बच्चे मेरी बात को विशेष रूप से समझें। अब अगली जो कमेटी थी अपनी कौन सी थी, प्रारूप समिति। तो पहला सवाल यहां से यही बनेगा कि प्रारूप समिति का कार्य क्या था, या संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया। दो सवाल। तीसरा बनेगा कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो एक बार इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटियों में से एक रही है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका काम क्या था कि ये समिति क्या करेगी, संविधान का प्रारूप तैयार करेगी, मसौदा तैयार करेगी। तो इसका जो गठन था दोस्तों, ये किया गया 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को। इसका कार्य आपको पता चल गया। अब ये देखना है कि इस समिति के कितने सदस्य थे, अध्यक्ष कौन थे, या भी लिख लेते हैं एक बार इसके सदस्य। तो यहां देख लेना कि यह 7 सदस्यीय, कितनी सदस्यीय, 7 सदस्यीय समिति थी। पूछ लेगा कई बार, यहां से भी पूछ लेता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे। जब डायरेक्ट ये पूछे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे, तब आपको आंसर बताना है 7 सदस्य शामिल थे। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछे कि इन 7 सदस्यों में से एक तो क्या था, इसका अध्यक्ष होगा, और 6 क्या हो जाएंगे, अन्य सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो जो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अन्य सदस्यों की अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारे पहले सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, साउथ के। दूसरे से एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे सदस्य थे आपके मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह। अगले सदस्य हैं आपके के.एम. मुंशी। तो देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि इसका गठन कब किया जा रहा है, 29 अगस्त 1947 को। तो इस दिन इस समिति के जो 6 सदस्य थे वो कौन कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी। इनके अलावा एक व्यक्ति थे डी.पी. खेतान और एक व्यक्ति थे आपके बी.एल. मित्र। लेकिन स्वास्थ्य कारणों के वजह से
आपके बीएल मित्र ने क्या किया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर एक नए सदस्य आ गए जिनका नाम था एन माधवराव। क्या नाम था? एन माधवराव। और इन्होंने किसका स्थान लिया था? बीएल मित्र का स्थान लिया था। और बीएल मित्र ने किसकी वजह से इस्तीफा दिया था? स्वास्थ्य कारणों की वजह से। किसकी वजह से? स्वास्थ्य कारणों की वजह से। ठीक है। और जो अगले सदस्य थे आपके, ये 29 अगस्त 1947 को गठित समिति में शामिल नहीं थे, उस यानी कि 1948 में आगे चल करके शामिल हुए। उनका नाम था टीटी कृष्णमाचारी। क्या नाम था? टीटी कृष्णमाचारी। और इन्होंने भी किसी व्यक्ति का स्थान लिया होगा, इन्होंने स्थान लिया था डीपी खेतान का। तो 1948 में क्या हो गई थी? डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्थान पर ये शामिल हुए थे। कब? 1948 में इनकी मृत्यु के बाद। तो ये 6 सदस्य क्या हो गए? इस समिति के हो गए और एक अध्यक्ष हो गए। अब देखो यहाँ से सवाल कैसे आ चुका है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे। तो जब ये सवाल पूछा गया, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताना, ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला, 2 सवाल हैं, ऑप्शन सेम रहेंगे दोनों में। क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। और जब सवाल ये पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे, तो देखिए जब ये पूछा जाए ना कि इनकी अध्यक्षता में इसमें कितने सदस्य शामिल थे, तब आपको आंसर लगाना है 6। और जब ये पूछा जाए कि प्रारूप समिति कितने सदस्यीय समिति थी, तब आपको आंसर लगाना है 7। क्योंकि अध्यक्षता में यानी कि पहले ही उसके अध्यक्ष का नाम बता दिया और उनके बाद में क्या पूछ रहा है? केवल इन सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। एक सवाल आपका ये बन सकता है कि 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति में कौन सदस्य शामिल नहीं था? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना है। मैं यहाँ लिख देता हूं कि 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति में कौन सदस्य शामिल नहीं था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और तभी दे पाओगे जब इसको बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो पहला आंसर आ रहा है मेरा के.एम. मुंशी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका बीएल मित्र। ऑप्शन सी है मेरा एन माधवराव। और ऑप्शन डी है आपका डीपी खेतान। इन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही होगा और आपको बताना है कि 29 अगस्त 1947 को गठित जो प्रारूप समिति थी या प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, उसके गठन के समय इसमें कौन सा सदस्य शामिल नहीं था। ठीक है, एक सवाल यहां से और बनेगा, वो ये बनेगा कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो दोस्तों यहां जो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे वो थे आपके के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी याद रखना। के.एम. मुंशी पूरी कमेटी में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सिर्फ कांग्रेस के थे, बाकी के कांग्रेस के नहीं थे, या तो मुस्लिम लीग के थे या फिर देसी रियासतों के, या बोल सकते हैं कि जो स्वतंत्र उम्मीदवार संविधान सभा में निर्वाचित होकर के आए थे वो व्यक्ति इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रारूप समिति। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना। इसको और किन किन नामों से जाना जाता है एक बार और देख लीजिए। इसको मसौदा समिति भी कहा जाता है, इसको
पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, और इसको क्या कहा जा रहा है, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जा रहा है। क्या कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। याद रहेगा, एक भी सवाल यहां से नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है इस चीज की कि अगर क्वेश्चन आपका यहां से छूट जाता है तो आप क्या करोगे, इसको एक बार बहुत अच्छे तरीके से देख के अपने नोट्स में मेंशन करिए, और मेंशन करने के बाद क्या होगा कि सारी चीजें जब आपको एक स्थान पर मिल जाएंगी तो बार बार दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो हमारा टॉपिक ये आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, तो इनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं कि जो अंबेडकर हैं ये कहाँ से तो निर्वाचित होकर के आए थे, और इनको किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो देखिए, अंबेडकर की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं यहां से मिटा दे रहा हूं इसको, क्वेश्चन को। देखो, जब भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे आपके, जुलाई अगस्त 1946 में। तो जुलाई अगस्त 1946 में भारत का विभाजन तो हुआ नहीं था, और भारत का जो विभाजन हुआ है ये कब हो रहा है, 1947 में। कब, अगस्त में, यानी कि लगभग 1 साल बाद में इसका विभाजन हो रहा है। तो जिस समय जुलाई अगस्त में संविधान सभा के चुनाव हुए थे उस समय भारत पूरा एक ही था पाकिस्तान सहित। ठीक है, तो 1905 में आपने सुना होगा, इतिहास में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि जो हमारा बंगाल प्रांत था इसको क्या किया गया, 2 भागों में विभाजित किया था। एक तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और एक पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल। तो जिस समय संविधान सभा का चुनाव हुआ उस समय संविधान सभा में मुस्लिम लीग की सीट पर, ध्यान रखना कि जो अंबेडकर थे ये संविधान सभा में किस पार्टी की सीट पर जीत करके आए थे, तो मुस्लिम लीग की सीट पर ये खड़े हुए थे। ठीक है, मुस्लिम लीग की सीट पर कहां से, वेस्ट बंगाल से इन्होंने चुनाव जीता। लेकिन अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को मिल गया, इसलिए इनकी सदस्यता अपने आप क्या हो गई, खारिज हो गई। उसके बाद में, इससे पहले क्या किया था, इन्होंने मुंबई से चुनाव लड़ा था, मुंबई से अपना ये पहला चुनाव हार गए थे, और हारने के बाद में जब इनकी सदस्यता के ऊपर बातें होने लगी तब क्या किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी से अनुग्रह किया। तो नेहरू के एक मित्र थे एम.आर. जयकर, क्या नाम था, एम.आर. जयकर। तो नेहरू जी ने एम.आर. जयकर को कहा, तो एम.आर. जयकर ने बॉम्बे से अपनी सीट से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और इनके स्थान पर कौन चुन करके आए, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुन करके आए। देखिए, भीमराव अंबेडकर इतने पढ़े लिखे इंसान थे उस समय के। मैं तो ये मानता हूँ कि जिस समय अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर रहे हैं, किसमें, इकोनॉमी में इन्होंने पीएचडी किया है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ से इन्होंने पीएचडी किया, और इनके जो पीएचडी का विषय था वो था प्रॉब्लम्स ऑन रूपी। क्या था, प्रॉब्लम्स ऑन रूपी। उस टाइम पर रुपए की समस्या पर इन्होंने क्या की, पीएचडी की। और इंपीरियल बैंक की जब 1921 में स्थापना हुई थी तो उसके बाद में बैंक के कामकाज को बांटने के लिए, या कह सकते हैं केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना करने के लिए उससे पहले एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी के भी ये क्या रहे थे, सदस्य रहे थे। ठीक है, दूसरी चीज ये आती है कि जो अंबेडकर साहब हैं इनको और किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो देखिए, अंबेडकर को क्या क्या कहा जाता है, इनको संविधान का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि संविधान निर्माण में इनकी जो भूमिका है वो अतुलनीय है, जिसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। इतने विधि के ज्ञाता बोल सकते हैं हम इनको, शिल्पकार बोल सकते हैं, और कुछ लोगों ने तो, कुछ राजनीतिज्ञों ने इनको एक बहुत अच्छी संज्ञा दी है, आधुनिक मनु की संज्ञा। क्योंकि आधुनिक मनु इनको इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले भारत के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम कैसे किया, क्योंकि हिंदू कोड बिल जो लेकर के आए थे संविधान सभा में, वो कौन लेकर के आए थे, आपके अंबेडकर साहब ही लेकर के आए थे। लेकिन हिंदुओं ने ही इनका क्या किया, विरोध किया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि उनके जो धर्म में कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वो दूर हों। उस समय तो उनको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आज का जो आधुनिक समाज है उन बुराइयों को स्वीकार ही नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, क्योंकि अंबेडकर ने क्या किया था, उनको पहले ही जड़ से समाप्त करवा दिया कानून के माध्यम से, जिसको हिंदू कोड बिल के नाम से जाना जाता है।
और यही अंबेडकर साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा में क्या लेकर के आए, एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो लागू नहीं हो पाया। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया, हिंदू कोड बिल के नाम से एक बिल पारित करवा दिया। तो देखिए इनको किन किन नामों से जाना जाता है, इनको क्या कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है। कई बच्चों की शिकायत रहती है कि सर संविधान का पिता एम.एन. रॉय को कहा जाता है। कई गाइड्स ऐसी हैं जहां संविधान के पिता के रूप में एम.एन. रॉय का नाम मिलता है या उनका उल्लेख मिलता है। संविधान का महान लेखक भी इनको कहा जाता है। संविधान का शिल्पकार भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और एक बार आप लिखते जाना मेरे साथ साथ। और इनको आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। किसकी, आधुनिक मनु की संज्ञा किसको दी जाती है, तो आप कहना डॉक्टर अंबेडकर को। तो ये था अंबेडकर के बारे में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बात कर फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किस प्रकार से हमारा संविधान प्रभाव में आया और प्रभाव में आने के बाद में, ठीक है चलिए। अगला पॉइंट क्या आ रहा है अपना, संविधान का प्रभाव में आना। यानी कि जब संविधान था इसके ऊपर किस प्रकार से कब कब चर्चाएं हुई, कितनी बैठकें हुई, कितने अधिवेशन हुए और कब इसको लागू किया गया। तो अगला जो पॉइंट आ रहा है संविधान का प्रभाव में आना, कि संविधान किस तरीके से प्रभाव में आया। तो देखिए संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे और उन 3 वाचनों में क्या क्या हुआ उनके बारे में हमें यहाँ चर्चा करनी है। तो वो कौन कौन से वाचन थे, देखिए पहला वाचन कब से कब तक चला, पहला सवाल तो यही पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा आ जाएगा द्वितीय वाचन या दूसरा वाचन, ये कब से कब तक चला और इसमें क्या क्या कार्य किए गए, और तीसरा वाचन। तो ये तीनों वाचन ही अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए जो हमारा पहला वाचन था ये 5 दिन चला, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। और इस दिन क्या किया गया, आपको याद रखना है कि इस दिन संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। क्या किया गया, संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। कब पेश किया गया, तो ये याद रखना कि 4 नवंबर 1948 को। क्या याद रखना है कि 4 नवंबर 1948 को, यानी कि पहले ही दिन इस वाचन के संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। और इस प्रारूप को, या कह सकते हैं कि इस वाचन में पहली बार संविधान को पढ़ा गया। क्या किया गया, पहली बार संविधान पढ़ा गया। ये काम हुए थे आपके पहले वाचन में। और जो दूसरा वाचन है दोस्तों अपना, वो चला था आपका 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर, लगभग 1 वर्ष 1948 तक। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो संविधान का प्रारूप पेश किया गया था, जो संविधान सभा में पेश किया था, उसके प्रत्येक खंड पर क्या की गई थी, विस्तार से चर्चा की गई थी। तो यहाँ ये सबसे लंबा इसीलिए चला क्योंकि संविधान, हमारे देश का जो संविधान है वो लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। और उसके अध्ययन के बाद बना है, तो आप समझ सकते हो कि प्रत्येक खंड पर किस प्रकार से चर्चा की गई होगी। तो यहाँ कह सकते हैं कि इस वाचन में संविधान पर खंडवार चर्चा की गई। क्या की गई, खंडवार, यानी कि प्रत्येक खंड को विस्तार से चर्चित किया गया या बहस की गई। ठीक है, यहां तक कि आपकी बातें क्लियर हो गई। तीसरा जो वाचन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाचन में क्या हुआ था, ये वाचन कब से कब तक चला, पहले तो ये देख लीजिए। ये वाचन चला था आपका 14 नवंबर 1948 से 26 नवंबर
1948 तक। ये जो डेट है मित्रों, दोस्तों, ये जो डेट है आपकी इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस दिन क्या क्या हुआ था। 26 नवंबर 1949, इसी डेट को क्या हुआ था, अपना संविधान पारित घोषित किया गया था, या ये कहते हैं कि तीसरे वाचन में संविधान को पारित घोषित किया गया। क्या किया गया था, संविधान पारित हुआ है, लागू नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। पारित होने में और लागू होने में बहुत अंतर है। पारित का मतलब है कि सभी लोगों ने आपसी सहमति से इस पर विचार विमर्श करके अपनी राय दे दी है या इसको सहमति प्रदान कर दी है, लेकिन पूरे देश के स्तर पर कब लागू हुआ, ये 26 जनवरी 1950 को। तो इस दिन संविधान पारित घोषित किया गया। और संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे आपके, 299 सदस्य रह गए थे जब भारत का विभाजन हुआ था उसके पश्चात में। तो उन 299 सदस्यों में से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो यहाँ लिखना, आप बाकायदा पूछा जा सकता है कि 284 सदस्यों ने प्रारूप संविधान पर क्या किए, हस्ताक्षर किए थे। तो 284 सदस्यों ने क्या किया, हस्ताक्षर किए। किस पर, प्रारूप संविधान पर। यहाँ तक बात याद आ गई आपको। तो ये तो थे आपके संविधान के वाचन, और इन 3 वाचनों से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि बताइए द्वितीय वाचन कब से कब तक चला, तृतीय वाचन कब से कब तक चला, प्रथम वाचन कब से कब तक चला, पहली बार संविधान कब पेश किया गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो इनको आप याद रखना। अब आती है बात कि संविधान सभा के कितने संशोधन हुए थे, और उन संशोधनों में से कितने संशोधन ऐसे हैं हमारे जो सबसे मोस्ट हैं। ठीक है, संशोधन का मतलब है मेरा अधिवेशन, सॉरी, कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए और उन अधिवेशनों में क्या क्या कार्य किए गए। तो देखिए, संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे दोस्तों, यहाँ याद रखना, कुल 12 अधिवेशन संविधान सभा के हुए थे टोटल। और इन 12 अधिवेशन में से जो हमारे अंत के 2 अधिवेशन हैं, कौन कौन से, एक तो 11वां अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक 12वां अधिवेशन। देखिए 11वां अधिवेशन कब हुआ था, जिस दिन संविधान सभा का तृतीय वाचन समाप्त हुआ, उसी दिन क्या हुआ, उसी बैठक में इसका 11वां अधिवेशन हुआ। और उसी बैठक में 11वां अधिवेशन हुआ तो कौन सी डेट को समाप्त हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का 11वां अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन में क्या क्या कार्य किए गए थे, तो देखिए, इसमें संविधान के कुछ प्रावधानों को, संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया था, लेकिन पूरा संविधान लागू नहीं किया था। पूरा कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए वो कौन कौन से कुछ प्रावधान थे, जैसे हमारी तदर्थ संसद थी, उस समय की जो हमारी संविधान सभा थी वो किस रूप में कार्य कर रही थी, संसद के रूप में कार्य कर रही थी। कब तक, 26 नवंबर तक 1949 तक। दूसरा, नागरिकता से संबंधित जो मामले थे वो भी क्या कर दिए गए, इस समय लागू कर दिए गए। चुनाव संबंधी जो मामले थे वो भी क्या कर दिए गए, इस समय लागू कर दिए गए। तो ये कुछ ऐसे विषय थे जिनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। अब एक बात याद रखना कि 26 नवंबर 1949 ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है, तो देखो जिस समय संविधान को क्या किया गया था, पारित घोषित किया था, या ये कह सकते हैं, आपने संविधान की अगर प्रस्तावना पढ़ी हो तो उसमें अंत में ये लिखा है कि हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू होकर के कहती है कि संविधान सभा में संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत या स्वीकार करते हैं। तो देखिए कितने वर्ड लिखे हैं, आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि संविधान कब आत्मार्पित किया गया, संविधान कब स्वीकार किया गया, संविधान कब पारित घोषित किया गया, संविधान कब अधिनियमित किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया
और अंगीकार किया गया है, अंगीकृत किया गया। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि संविधान स्वीकार किया गया, कह सकते हैं संविधान पारित किया गया। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड हैं, तो आपको याद रखने हैं कि ये कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। तो जिस समय संविधान को पारित घोषित किया गया, अधिनियमित घोषित किया गया, इसी को एक समिति बनाई गई थी उस समय, एम.एल. सिंघवी समिति। कौन सी? एम.एल. सिंघवी समिति। तो एम.एल. सिंघवी समिति ने सिफारिश की कि 26 नवंबर को हम किस रूप में मनाएंगे, विधि दिवस के रूप में मनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस दिन हमने क्या किया, संविधान को स्वीकार किया है। तो विधि दिवस में 26 नवंबर को मनाने की जो सिफारिश थी, ये किसने की थी? एम.एल. सिंघवी समिति ने की थी। लेकिन बाद में 2015 में जब रूलिंग पार्टी के तौर पर कौन आ गई, बीजेपी आ गई, तो रूलिंग पार्टी ने क्या किया, किसकी, अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ पर, कब? 2015 में। तो अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ पर 2015 में इस विधि दिवस को किस रूप में मनाने लगे हम लोग? संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे। बस इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, संविधान दिवस कर दिया गया। ये चीज़ आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को कब से मना रहे हैं, तो 2015 से मना रहे हैं। और ये पूछा जाए कि विधि दिवस के रूप में इसको मनाने की जो सिफारिश थी वो किस समिति द्वारा दी गई, तो वो किसके द्वारा दी गई थी? एम.एल. सिंघवी समिति के द्वारा दी गई थी। तो ये था हमारा 11वां अधिवेशन। अब जो हमारा अगला अधिवेशन है वो कौन सा आ रहा है? 12वां अधिवेशन आ रहा है। आप इसको समझ गए होंगे कि 11वें अधिवेशन में क्या क्या कार्य किए गए। देखो, नेक्स्ट है आपका अंतिम अधिवेशन, या कह सकते हैं 12वां अधिवेशन। तो संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। तो देखिए, 24 जनवरी को संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए थे। पहला कार्य तो यही किया था कि जो जनगण मन था, जनगण मन को किस रूप में स्वीकार किया था? राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया था। और एक और था आपका वंदे मातरम। और वंदे मातरम को किस रूप में स्वीकार किया था? राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है। तीसरा काम इन्होंने किया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। क्या किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कब? 24 नवंबर 1950 को। तो ये जो 3 कार्य थे, ये कब किए गए? आपके अंतिम अधिवेशन में किए गए। तो इनके बारे में आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय गान है ये किसकी रचना है, या कह सकते हैं जनगण मन किसकी रचना है? तो ये है आपकी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की। किसकी? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। और इनकी किस पुस्तक में से? इनकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि। और जो वंदे मातरम है आपका, जो राष्ट्रीय गीत है, ये है आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना। और बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम क्या था? आनंद मठ था। तो आनंद मठ में से इसको स्वीकार किया गया या लिया गया है, ये भी आप याद रखना। तो ये आपके अंतिम अधिवेशन हो गए। अब हमारा एक पॉइंट ये आ रहा है कि संविधान लागू कब हुआ। तो संविधान का लागू होना और उसी तिथि को लागू क्यों किया गया, उससे पहले क्यों नहीं किया गया, उसके बाद में क्यों नहीं किया गया, या कह सकते हैं कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो उसी दिन इसको लागू क्यों नहीं किया, इतने दिन क्यों रुक गए कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसका एक रीजन जान लेते हैं हम लोग कि क्यों किया गया। तो संविधान का लागू होना, तो संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी
1950, यानी कि इसके अंतिम अधिवेशन के तुरंत 2 दिन बाद में। लेकिन इस दिन ही क्यों इसको स्वीकार किया, लागू किया गया, इससे पहले क्यों नहीं किया गया, मेन कारण ये आता है। तो देखिए, जो हमारी 26 जनवरी तिथि थी, इस तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में ये विचार प्रस्तुत किया कि अगर हम 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू कर देते हैं, तो जब हमने पहली बार 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था, 26 जनवरी 1930 को किस रूप में मनाया था, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था, तो वो हमारी ऐतिहासिक तिथि आगे भविष्य में याद नहीं की जाएगी। इसीलिए संविधान सभा में उनके इस विचार को मान लिया गया और संविधान को 2 महीने के लिए रोक दिया गया। 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 तक कितने महीने हो गए, 2 महीने हो गए, ठीक है, दिसंबर और जनवरी। तो देखो क्यों थी ये ऐतिहासिक, तो एक बात याद रखना कि 1929 में, कब, 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कौन सा, लाहौर अधिवेशन। और इस लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ क्या किया था, पहले एक बात याद रखना कि जो लाहौर है आपका, ये किस नदी पर है, रावी नदी के तट पर है। ठीक है, जैसे ये आपकी मेन नदी हो गई सिंधु नदी, ये सतलज, ये रावी, ये चेनाब और ये झेलम। तो यहाँ पर ये क्या है, लाहौर है। तो यहाँ क्या हुआ था, लाहौर कहाँ है वर्तमान में, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो यहाँ किसका अधिवेशन हो रहा है, ये कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, जिसे लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष आने वाले 26 जनवरी 1930 को, कब, 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। या ये कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कर दिया या प्रथम स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया। या ये भी कह सकते हैं कि नेहरू ने घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए ही क्या किया गया, संविधान को 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, ये बात आप समझ गए। या एक बात और याद रखना कि इसी 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही नेहरू जी ने काम और किया था कि जो रावी नदी है इसके तट पर, रावी नदी के तट पर कब, रात्रि 12 बजे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। क्या किया, पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। किसके द्वारा, नेहरू जी द्वारा। एक चीज याद रखना कि जिस समय 1929 में ये तिरंगा झंडा फहराया गया है, ये लगभग दिसंबर के आसपास की बात है। दिसंबर में कांग्रेस के लास्ट के 3 दिनों में क्या होते थे, अधिवेशन हुआ करते थे। तो ये जो तिरंगा झंडा है ये आज के तिरंगे झंडे से थोड़ा सा अलग था। अलग किस तरीके से कि आज के तिरंगे झंडे में बीच में क्या है, अशोक चक्र है, लेकिन उस समय क्या था, इसमें गांधी जी का चरखा था। अशोक चक्र के स्थान पर क्या था, चरखा था। बस इतना सा याद रखना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होते ही हमारा जो देश था वो किस रूप में बन गया, गणतंत्र देश बन गया या गणराज्य बन गया। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एक कारण तो ये रहा इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का। अब दूसरा कारण क्या, देखिए कई बच्चों से पूछो, स्कूलों में हम लोग भी जिस समय पढ़ते थे उस समय टीचर्स यही बताया करते थे कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन मुख्य जो रीजन है वो क्या है, मुख्य रीजन तो ये है कि गणतंत्र इसलिए मनाया जा रहा है कि
हमारा जो मुखिया है या कार्यपालिका का जो मुखिया है राष्ट्रपति, वो वंशानुगत न हो करके वो क्या है, निर्वाचित होता है भारतीय जनता द्वारा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि चुन करके विधानमंडल में भेजती है और विधानमंडल में वही प्रतिनिधि क्या करते हैं, हमारे मुखिया का चुनाव करते हैं। तो इसलिए, और दूसरा एक रीजन ये था कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले समस्त नागरिकों को, किसको, भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले समस्त नागरिकों को संवैधानिक पदों पर जाने का अधिकार है, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे वो राज्यपाल का पद हो, कोई भी भारतीय व्यक्ति जा सकता है बशर्ते वो कुछ शर्तों को पूरा करता हो। ठीक है, तो इसलिए इसको किस रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ हमारे छोटे से कुछ एक पॉइंट और बचे जिन्हें हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में ले लेते हैं, कि जहाँ से सवाल आ सकते हैं भविष्य में, ज़्यादा तो नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। पहला हमारा है कि जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा का प्रतीक क्या था और वह प्रतीक कहाँ से लिया गया है, या संविधान सभा की मुहर क्या थी। तो ठीक है, तो देखिए इसकी मुहर थी, प्रतीक था हाथी, और हाथी को कहाँ से लिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि हाथी की एक मुहर किस में मिली थी आपको, यानी कि जिस मुहर पर हाथी बना हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था, और ये हाथी किसका प्रतीक होता है, उत्सुकता का, साम्राज्य का प्रतीक होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ रहा है कि संविधान सभा के जो सचिव थे, आपने देखा अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी, उपाध्यक्ष कौन थे, ये भी आप देख चुके। ठीक है, उसके बाद में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये भी आप देख चुके, लेकिन ये नहीं देखा कि संविधान सभा के सचिव कौन थे। तो इसके सचिव का नाम है HVR वायंगर। क्या नाम है, HVR वायंगर। तीसरा पॉइंट आ रहा है हमारा कि संविधान सभा के प्रारूपकार कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूपकार कौन थे, इसके प्रारूपकार थे LN मुखर्जी। कौन थे, LN। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। दूसरी बात आती है कि जो मूल संविधान का लेखन का जो कार्य किया था, या कह सकते हैं कि इसके सुलेखक कौन थे या लेखक कौन थे, तो उनका पूरा नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने क्या किया था, संविधान को लेखन का कार्य किया था। और यहाँ याद रखना कि इन्होंने किस शैली में संविधान को लिखा था, इटैलिक शैली में, अर्थात रोमन शैली में, अर्थात इंग्लिश में संविधान को लिखा था। किसमें, इंग्लिश में। अब बात आती है कि जो मूल संविधान था उसके लेखक कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। लेकिन इसी मूल संविधान का जो ज्यामितीय रूप प्रदान किया था, उसका सौंदर्य जिसने किया था, उसका अलंकरण जिसने किया था, ठीक है, उसकी सजावट जिसने की थी, वो किसके द्वारा की गई। तो यहाँ लिखना कि मूल संविधान के अलंकरण, मूल संविधान का अलंकरण या उसको ज्यामितीय रूप किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखना शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा इसको अलंकृत किया गया। और जो शांति निकेतन के 2 मुख्य कलाकार थे जिन्होंने इसको अलंकृत किया था, वो कौन कौन थे, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। उनमें से पहले का नाम था नंदलाल बोस। क्या नाम था, नंदलाल बोस। और दूसरे का नाम था बिहुअर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। एक पॉइंट यहां और आता है कि जो हमारी मूल प्रस्तावना थी, तो मूल प्रस्तावना को किसने लिखा, तो आपको याद रखना है कि जब मूल संविधान को किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। तो मूल प्रस्तावना का लेखन का कार्य कौन करेगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ही करेंगे। मूल प्रस्तावना किसने लिखी, प्रेम बिहारी
नारायण रायजादा ने। अब देखिए एक पॉइंट हमारा ये आ रहा है कि इसी मूल प्रस्तावना का अलंकरण का जो कार्य था ये किस व्यक्ति ने किया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मूल संविधान का अलंकरण तो दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन केवल मूल प्रस्तावना का जो अलंकरण का कार्य था ये किसने किया था। तो आपको याद रखना है राम मनोहर सिन्हा या विहुवर राम मनोहर सिन्हा ने इसके अलंकरण का कार्य किया था। राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो गई। अब लास्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि इसी मूल संविधान का हिंदी संस्करण किसने किया था, या हिंदी संस्करण के लेखक कौन हैं। तो इसके हिंदी संस्करण के लेखक हैं दोस्तों वसंत कृष्ण वैद्य। कौन है? वसंत कृष्ण वैद्य। और हिंदी संस्करण का जो अलंकरण किया था ये किसने किया था। तो इनका भी नाम याद रखना, इनका नाम है नंदलाल बोस। क्या नाम है? नंदलाल बोस। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनको भी आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना। तो ये था हमारा संविधान का निर्माण आज समाप्त हुआ। इसके बावजूद अगर आपका कोई डाउट, आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के या स्क्रीन पर शो हो रहे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जा कर के मैसेज कर सकते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और अच्छे तरीके से अपने अध्ययन को बड़ी ईमानदारी पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप लोग अपने लक्ष्य को बहुत ही आसान तरीके से मज़े के साथ में हंसते खेलते हुए प्राप्त करें। तब तक के लिए आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।